प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम को दी कई सौगात। चाय बागान समुदाय के लोगों को मिला भूमि पट्टा। पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त भी की जारी। विधानसभा में कल्याण विभाग की अनुदान मांग को मिली मंजूरी। छात्रवृत्ति योजना की बहाली को लेकर भाजपा का प्रदर्शन। तेल एवं गैस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तकरार। झारखंड पुलिस को मिला 1485 आधुनिक वाहन। मुख्यमंत्री को ने 12 नए थानों का भी किया शिलान्यास। का पुलिस आधुनिकीकरण की दिशा में सरकार का ठोस कदम। और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर उपायुक्तों के साथ की बैठक। दिए कई निर्देश। कहा पुनरीक्षण में नहीं छूटे एक भी सही मतदाता। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन कई परियोजनाओं की सौगात राज्यवासियों को दी। उन्होंने गुवाहाटी से 19,680 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही चाय बागान समुदाय के लोगों के बीच पहली बार भूमि पट्टा का वितरण किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने असम वासियों को राज्य की उन्नति का भरोसा दिलाया। असम के चाय बागानों से जुड़े अनेक परिवारों को आज भूमि के पट्टे भी दिए गए हैं। मैं असम के लोगों को, यहां के सभी परिवारों को और देश भर के किसानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने असम के कोकराझार में 4,570 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीते 1 दशक में हमारी सरकार के प्रयासों से माओवादी आतंक अंतिम सांसें ले रहा है। इसी का परिणाम है कि कभी जो इलाके डर के साए में जीने को मजबूर थे, वहां आज विकास की नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। हाउसिंग हो, रोड्स हो, स्कूल, हॉस्पिटल हो, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए ही एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट योजना, एस्पिरेशनल ब्लॉक योजना, पीएम जनमन योजना जैसे स्पेशल अभियान चलाए जा रहे हैं। साथियों, कांग्रेस की सरकारों का एक बहुत बड़ा पाप ये भी रहा कि उन्होंने देश के एक बड़े हिस्से को माओवादी आतंक की आग में जलने के लिए छोड़ दिया था। देश के करीब करीब हर बड़े राज्य का बहुत बड़ा हिस्सा माओवादी आतंक की गिरफ्त में था। लेकिन साथियों, बीते सालों में देश ने इस स्थिति को बदलने का संकल्प लिया। हम बुलंद हौसले के साथ आगे बढ़े और इसका नतीजा आज देश देख रहा है। साल 2013 में 180 से अधिक जिले, 180 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट माओवादी आतंक से प्रभावित थे। आज माओवादी आतंक से प्रभावित जिलों की संख्या सिंगल डिजिट में पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री ने अपने इस दौरे के क्रम में आज असम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जारी की। इसके तहत 9 करोड़ 32 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,640 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई। पहली बार 2 करोड़ 15 लाख से अधिक महिला किसानों को भी इस योजना का लाभ मिला। मां कामाख्या के आशीर्वाद से थोड़ी देर पहले यहां से
19,500 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। असम को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने वाले प्रोजेक्ट से लेकर असम आने वाले लोगों की सुविधा के लिए जो काम हुए हैं, ढेर सारे प्रोजेक्ट्स आज असम को मिले हैं। आज देश के किसानों और असम में टी गार्डन में काम करने वाले साथियों के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। कुछ क्षण पहले पूरे देश में पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हमारे करोड़ों अन्नदाताओं के खातों में भेजी गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि खाते में आने से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। लाभुकों ने कहा कि प्रधानमंत्री ने किसानों की पूंजी की चिंता दूर कर दी है। सम्मान निधि मिलने से अब वे साल में 3 फसल लगा रहे हैं, जिससे उनकी आय में वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त की राशि खाते में आने के बाद किसानों के चेहरे खिल गए हैं। लाभुक किसानों ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को हमेशा किसानों की चिंता रहती है। रांची के बाजपुर के किसान चारों उरांव ने कहा कि पहले वे मुश्किल से साल में एक ही फसल उगाते थे, लेकिन अब इस योजना से मौसमी पूंजी की जरूरत पूरी हो जाती है, जिससे वे साल में 3 फसल लेने लगे हैं। पहले पूंजी का दिक्कत था, अब इधर पूंजी का सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है। इससे हम लोग को मजदूरी, खाद, बीज और तरह का जो औजार है वो सब लेने में कोई दिक्कत नहीं होता है। और इधर हम लोग 2 फसल के जगह में अब 3 फसल कर रहे हैं। गांव के ही किसान पिंटू प्रजापति ने कहा कि एक समय था जब उन्हें कृषि कार्य में पैसे की जरूरत पड़ने पर साहूकारों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब खाद बीज खरीदना हो या कोई और जरूरत, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। किसान सम्मान निधि का हर बार में मिलता है, सहयोग मिलती है और इस सहयोग से मुझे मतलब काफ़ी हम लोगों को उत्साह भी मिलता है और सहयोग भी मिलता है। पहले 1 फसल होता था, 3 फसल हम लोग का होता है हम लोगों का, इस बार भी मिला है। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद है। महिला किसानों ने कहा कि प्रधानमंत्री हर वर्ग का ख्याल रखते हैं और महिला हो या पुरुष सभी को समान अवसर और लाभ देते हैं। दिक्कत होता था पहले, पर अब दिक्कत कुछ नहीं है। अब बहुत बढ़िया से हम लोग खेती बाड़ी करते हैं। हाँ, समय समय पर पैसा खाता में आ जाता है। पहले नहीं आता, सिर्फ जुगाड़ नहीं होता था पहले। हाँ, कर्जा पैसा ये सब करने पर अब मिल रहा है तो सब किसानों का सब मदद हो रहा है। पहले पूंजी का दिक्कत होता था, लेकिन अब पूंजी हम लोग लगा रहे हैं, कर रहे, मिल रहा है, तो मतलब अब दिक्कत नहीं है। पहले जो 1 फसल लेते थे, अब तो 2-3 फसल लेते हैं हम लोग। आमदनी मतलब अच्छा हो रहा है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि फरवरी 2019 में शुरू की थी। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि इसके लाभुक ज्यादातर छोटे और मंझोले किसान हैं। दरअसल केंद्र सरकार की सोच है कि देश के किसानों को बीज से लेकर बाजार तक किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े। केंद्र सरकार की यह सोच पूरी तरह धरातल पर उतरती भी दिख रही है। डीडी न्यूज के लिए रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। विधानसभा में आज भोजनावकाश के बाद कल्याण विभाग की अनुदान मांग को मंजूरी दी गई। इस मांग के विरुद्ध भाजपा विधायक नीरा यादव द्वारा पेश किए गए कटौती प्रस्ताव को सदन ने अमान्य कर दिया। अनुदान मांग पर चर्चा के बाद अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ST, SC एवं OBC के बच्चों की उच्च और तकनीकी शिक्षा के लिए कई योजनाएं चला रही है। मंत्री के जवाब के बाद विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सभा की कार्यवाही सोमवार को पूर्वाह्न 10 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। जा रहे हैं शहीद निर्मल महतो के नाम से जेई और नीट का कोचिंग। तो ना आप लोगों ने ओबीसी के लिए किया था पहले ऐसा। पढ़ाई को तो आप समझते ही होंगे, सब लोग समझते हैं। पढ़ाई देश को बदल देता है, समाज को बदल देता है, परिवार को बदल देता है। तो आप पढ़ाई पर
फोकस नहीं किए। हम एससी पर भी कर रहे हैं, ओबीसी पर भी कर रहे हैं, तो और एसटी पर भी कर रहे हैं। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई शनिवार दिनांक 14 मार्च 2026 के 10 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। भाजपा विधायकों ने आज विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले राज्य के छात्रों के हित में छात्रवृत्ति योजना पुनः शुरू करने और सभी जिला मुख्यालयों में आवासीय छात्रावास बनाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इंडी गठबंधन के नेताओं ने आज विधानसभा सत्र के दौरान तेल और गैस को लेकर सांकेतिक प्रदर्शन किया। कृषि मंत्री शिल्पी नेहातिर की रिक्शा पर बैठकर विधानसभा पहुंची। वहीं स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी रिक्शा चला रहे थे। मौके पर मीडिया से बातचीत में इरफान अंसारी ने कहा कि एनडीए सरकार की विफल विदेश नीति के कारण देशवासी परेशान है। ये निश्चित तौर पर आज झारखंड में गैस की किल्लत हो गई है। मैं विभाग का मंत्री हूँ। आज माँ बहनें हमसे मांग रही हैं, गैस नहीं दे पा रहे हैं। प्रोग्राम में बेटियों की शादी है, गैस की किल्लत हो गई है। जिम्मेवार कौन है? उधर प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने तेल और गैस पर इंडी गठबंधन द्वारा किए गए प्रदर्शन को नौटंकी की संज्ञा दी। विधानसभा में गठबंधन को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि देश में पेट्रोलियम पदार्थ और गैस की कोई किल्लत नहीं है। इंडी के लोग इसे मुद्दा बनाकर देश में अराजकता फैला रहे हैं। क्या नौटंकी है? ये तो नौटंकी कर रहे हैं। अभी लोगों को तो पैदल आना चाहिए, लोगों का विश्वास ठीक रहेगा। अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं चलेगा। अगर ये लोग ये कर रहे हैं और यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, जब कोई कमी नहीं है तब ये लोग इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं और सत्ता में बैठे हुए लोग ऐसा कर रहे हैं तो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज विधानसभा परिसर से राज्य के 12 नए अत्याधुनिक थानों का ऑनलाइन शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने 636 पेट्रोलिंग वाहन और 849 दोपहिया वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पुलिस को सशक्त बनाने की दिशा में प्रतिबद्ध है। झारखंड विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रिमोट का बटन दबाकर राज्य के विभिन्न जिलों में स्थापित होने वाले 12 नए थानों का ऑनलाइन शिलान्यास किया और पुलिस के लिए आवंटित वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल पुलिस आधुनिकीकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। आज इस लोकार्पण कार्यक्रम के माध्यम से और नए तकनीक के माध्यम से आने वाले समय में राज्य में एक बेहतर सर्विलांस व्यवस्था स्थापित होगा, जहां अपराधी भी घटना करने से पहले 2 मिनट जरूर ये सोचे कि घटना करने के बाद उसका अंजाम कितना बुरा होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक वाहनों की उपलब्धता से पुलिस की गतिशीलता, प्रतिक्रिया क्षमता और क्षेत्रीय निगरानी व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार होगा। उन्होंने कहा कि अपराध नियंत्रण और नागरिकों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। वर्तमान राज्य पुलिस के अंदर भी कई सारे बदलाव, कई सारे नए तकनीकी सहयोग के साथ अपने आप को निरंतर मजबूत करने में लगा है। राज्य सरकार ने झारखंड पुलिस के लिए कुल 1255 पेट्रोलिंग वाहन और 1697 दोपहिया वाहनों को स्वीकृति दी है। इसके प्रथम चरण में 636 पेट्रोलिंग वाहन और 849 दोपहिया वाहन विभिन्न जिलों और पुलिस थानों को सौंपे गए हैं। इन आधुनिक वाहनों से पुलिस की गश्ती, क्विक रिस्पांस और संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी व्यवस्था अधिक सुदृढ़ होने की उम्मीद है। रांची से करमवीर की रिपोर्ट।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने उपायुक्तों को चुनाव आयोग के निर्देशानुसार ही मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम संपन्न करने का निर्देश दिया है। श्री कुमार ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपायुक्तों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कई आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ड्राफ्ट पब्लिकेशन के समय एब्सेंट, शिफ्टेड डेथ एवं डुप्लीकेट की सूची अलग से प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने पदाधिकारियों को मतदाता सूची के पुनरीक्षण से पहले मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर उनका सहयोग लेने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पुनरीक्षण के समय एक भी सही मतदाता छूटना नहीं चाहिए। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की टीम ने देवघर में बड़ी कार्रवाई करते हुए भू अर्जन कार्यालय के बड़ा बाबू निरंजन कुमार और अनुसेवक नूनदेव यादव को 20,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार जिला भू अर्जन कार्यालय में एक व्यक्ति से जमीन से जुड़े मामले में घूस की रकम मांगी गई थी। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा ने आज बोकारो परिसदन में पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने सुकुरमनी देवी सहित कई मामलों की सुनवाई की और पदाधिकारियों को रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। बैठक में उपायुक्त तथा उप विकास आयुक्त सहित जिले के कई पदाधिकारी मौजूद थे। दक्षिण भारत को कोयलांचल से जोड़ने वाली नई पोतनू धनबाद अमृत भारत एक्सप्रेस का धनबाद पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। लगभग 2199 किलोमीटर की दूरी तय कर धनबाद पहुंची इस ट्रेन को सांसद ढुल्लू महतो ने हरी झंडी दिखाकर पोतनूर के लिए रवाना किया। यह ट्रेन अब साप्ताहिक रूप से धनबाद से पोतनूर के बीच चलेगी और बोकारो, रांची, राउरकेला, संबलपुर और विजयवाड़ा जैसे प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरेगी। इस सेवा से दक्षिण भारत के औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले झारखंड और ओडिशा के हजारों प्रवासी मजदूरों को सीधा लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मार्च को इस ट्रेन को तमिलनाडु के पोतनूर में हरी झंडी दिखाकर धनबाद के लिए रवाना किया था। नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट मंत्री और रेल मंत्री अपने अश्विनी वैष्णव जी के पास मैंने रखा। उन्होंने एक एक आग्रह को स्वीकार किया और लगातार हमें 3 महीने में 3 ट्रेन दे चुकी हैं और जो लगातार अभी यहाँ से दिल्ली के लिए, यहाँ से बेंगलोर के लिए, यहाँ से पुणे के लिए, यहाँ से गोरखपुर के लिए, यहाँ से बक्सर के लिए जो ट्रेनें का मांग हमने किया है उस पर भी सहमति जताए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य के स्वास्थ्य सचिव और पश्चिम सिंहभूम के उपायुक्त को नोटिस जारी किया है। आयोग ने दोनों अधिकारियों से चक्रधरपुर उपमंडल अस्पताल में हुई नवजात शिशु की मौत पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। विगत 7 मार्च को अस्पताल द्वारा एम्बुलेंस की सुविधा नहीं दिए जाने पर पिता को शिशु के शव को गत्ते के बक्से में रखकर गांव ले जाना पड़ा था। इसी के आलोक में आयोग ने यह नोटिस जारी की है। राज्य में आज और कल आसमान साफ रहने तथा मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि 15 मार्च से रांची सहित राज्य के कई जिलों के मौसम में बदलाव की संभावना है। 15 से 18 मार्च तक राज्य के करीब 20 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान आकाश में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं और मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। भारतीय क्रिकेटर कर्ण शर्मा देवघर स्थित बैद्यनाथ धाम पहुंचे। मंदिर परिसर में पुरोहितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संकल्प कराकर उन्होंने विधिवत बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना की। आईपीएल में कई टीमों का हिस्सा रह चुके कर्ण शर्मा को 3 बार आईपीएल ट्रॉफी जीतने का गौरव प्राप्त है। पूजा के बाद उन्होंने कहा कि बाबा बैद्यनाथ के दरबार में आकर आत्मिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति होती है। कैसा अनुभव रहा? नहीं, बहुत अच्छा लगा। पहली बार आया और व्यवस्था बहुत अच्छी है। सब ने बहुत हेल्प की, पंडित जी ने बहुत हेल्प की, बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। यही चाहता हूँ कि देश में शांति बना रहे। एआई के क्षेत्र में भारत के कदम तेजी से बढ़ रहे हैं। हेल्थ सेक्टर में भी एआई की असीम संभावनाएं हैं। हैदराबाद में स्थित मिस्टर योदा एक ऐसा एआई प्लेटफॉर्म है जो सीधे ग्राहकों को अपनी स्वास्थ्य सेवाएं दे रहा है। ये जेनेटिक टेस्ट, आधुनिक लैब तकनीक और एआई की मदद से लोगों की सेहत के बारे में खास जानकारी देता है।
कंपनी का मकसद है स्वास्थ्य जोखिमों को लेकर पहले से और अधिक सटीक मिलने वाली जानकारी हासिल करना। जेनेटिक रिस्क जांच और एआई आधारित विश्लेषण से ये समझने में मदद मिलती है कि किसी व्यक्ति के जीन उसकी बीमारी होने की संभावना और दवाइयों के असर को कैसे प्रभावित करते हैं। यह स्टार्टअप मिस्टर योद्धा लोगों की सेहत की जांच करने में मदद करता है, साथ ही कैंसर होने की संभावना को पहले से पहचानने वाले उन्नत टेस्ट करता है और भविष्य में बीमारी से बचाव के लिए हेल्थ प्रोफाइल तैयार करता है। इसके अपने खास एआई मॉडल डॉक्टर्स को ज्यादा सही और उपयोगी रिपोर्ट देने में मदद करते हैं, जिससे बीमारी का पता अधिक सटीक तरीके से लगाया जा सके। फिलहाल कंपनी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अपनी सेवाएं दे रही है और जल्द ही देश के अन्य मेट्रो शहरों में विस्तार की योजना है। डीएनए डिकोडर के अंदर हमें ये समझ आता है कि आपको कौन सी मेडिसिन चलती है, आपका कोई रिस्क ऐसा तो नहीं है जिसमें आपके हार्ट पे या किडनी के अंदर कोई इफेक्ट आएगा इन द लेट्स से नेक्स्ट 2 years और 5 years। आपको क्या खाना चाहिए, सो यू आर मोर फिटर एंड हेल्दियर। हाल ही में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट में भी कंपनी की टीम ने भाग लिया। इस समिट में एआई आधारित कंपनियों को नेटवर्किंग, सहयोग और निवेश के नए अवसर मिले। हेल्थ केयर सिस्टम में तो एआई का बहुत सारा इम्पोर्टेंस है। इनिशियली रेडियोलॉजी में टेली रेडियोलॉजी बोल के उसका प्रचार ज़्यादा हुआ है और जीनोमिक्स में और मेटाबोलोमिक्स में अभी एआई का चल रहा है पूरा इम्पोर्टेंस वगैरह। तो ये एआई का रखने से आपको एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़ेगी और डेटा प्रोसेसिंग वगैरह फास्ट हो जाएगा और आपके पास बहुत सारा डेटा रहेगा जिससे आपको नए लर्निंग की सुविधा मिलेगी। हेल्थ केयर के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ती पहुंच आने वाले समय में चिकित्सा की दिशा बदल सकता है। मिस्टर योद्धा जैसी कंपनियां ये संकेत दे रही हैं कि भविष्य का हेल्थ केयर ज्यादा सटीक, ज्यादा व्यक्तिगत और ज्यादा प्रिवेंटिव होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आइए देखते हैं विधानसभा समीक्षा। विधानसभा बजट सत्र के दौरान सदन में राज्य में एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती कीमत और किल्लत को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सत्ता पक्ष के विधायक अपने स्थान पर खड़े हो गए और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। सत्ता पक्ष के विधायक प्रदीप यादव ने इस मुद्दे को उठाया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सत्ता पक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि राज्य में गैस की कोई कमी नहीं है। विधायक सरयू राय ने भी कहा कि यह मूल रूप से व्यवस्था से जुड़ा मामला है, इसे लेकर अनावश्यक रूप से सदन में शोर शराबा किया जा रहा है। इस पर हस्तक्षेप करते हुए स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू की। भाजपा विधायक प्रदीप प्रसाद ने वकीलों की सुरक्षा को लेकर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की। इस पर जवाब देते हुए मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि यह मामला इंडियन बार काउंसिल से जुड़ा हुआ है, इस पर विभिन्न स्तरों पर विचार किया जा रहा है। विधायक सुदीप गुड़िया ने सदन में अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं की कमी का मामला उठाया। इस पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि सरकार राज्य के अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने की दिशा में काम कर रही है। इस पर विधायक सीपी सिंह ने तंज किया कि मंत्री G3 लाख में पटना वाली डॉक्टर को बुला रहे थे, उन्हें ही तोरपा रेफरल अस्पताल भेज दें। विधायक कल्पना सोरेन ने अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा अल्पसंख्यक कल्याण तथा महिला बाल विकास विभाग की अनुदान मांग पर हुई चर्चा में बोलते हुए कहा कि यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि राज्य के अंतिम व्यक्ति तक अवसर पहुंचाने और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि यह बजट महिलाओं के सम्मान एवं बच्चों के उज्जवल भविष्य और झारखंड के हर व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित करने वाला बजट है। कांग्रेस विधायक रामेश्वर उरांव ने आदिवासियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे सदन में उठाए। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए ठोस और व्यवहारिक कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने आगामी परिसीमन और जनगणना को लेकर आदिवासियों के बीच मौजूद चिंता का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों में परिसीमन के बाद आदिवासी सीटों की संख्या कम होने के उदाहरण सामने आए हैं। विधायक जयराम महतो ने पिछड़ा वर्ग, दलितों और अल्पसंख्यकों से जुड़े कई मुद्दे सदन में उठाए। उन्होंने कहा कि राज्य की बड़ी आबादी इन वर्गों से आती है, इसलिए बजट में भी उनकी उचित हिस्सेदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि 54% की आबादी पिछड़ों की है, इनके लिए विशेष व्यवस्था की जरूरत है। बजट में उनकी भागीदारी सीमित दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग के छात्रों को पिछले 3 वर्षों से छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई है।
उन्होंने अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए प्रमुख शहरों में बनाए जा रहे आधुनिक छात्रावासों का स्वागत किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम को दी कई सौगात। चाय बागान समुदाय के लोगों को मिला भूमि पट्टा। पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त भी की जारी। विधानसभा में कल्याण विभाग की अनुदान मांग को मिली मंजूरी। छात्रवृत्ति योजना की बहाली को लेकर भाजपा का प्रदर्शन। तेल एवं गैस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तकरार। झारखंड पुलिस को मिला 1485 आधुनिक वाहन। मुख्यमंत्री ने 12 नए थानों का भी किया शिलान्यास। कहा, पुलिस आधुनिकीकरण की दिशा में सरकार का ठोस कदम। और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर उपायुक्तों के साथ की बैठक। दिए कई निर्देश। कहा, पुनरीक्षण में नहीं छूटे एक भी सही मतदाता।